Hello, students. Welcome back to your biology class. As you know, we finished talking about the meiosis 1 in yesterday's class. I hope you have revised up to this. The next thing that we will be talking about will be meiosis 2 और meiosis 2 के बारे में मैंने आपको बताया that it is इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस। तो अगर तो आपको माइटोसिस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो मियोसिस 2 वुड बी प्रिटी सिंपल। सो बिफोर वी प्रोसीड टू द मियोसिस 2, लेट्स क्विकली गो ओवर द मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में हमने बात करी थी कि चार फेजेस हैं। सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है दैट वाज द प्रोफेज 1। Prophase 1 were further divided into the five different phases, which was leptotin, zygotin, pectin, diplotin, dikinesis। और हर एक सब स्टेज के बारे में मैंने आपको कहा था that you do need to remember at least one key event related to that। तो if you recall, लेप्टोटिन में होती है क्रोमेटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन। क्रोमोसोम स्टार्ट्स अपीयरिंग अंडर द माइक्रोस्कोप। जाइगोटिन में होती है क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, जो होमोलोगस पेयर्स हैं हमारे पास। और एक पेयर को हम कहते हैं एक बाइवेलेंट। और क्योंकि एक पेयर में चार सिस्टर क्रोमेटिड है, सो दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज अ टेट्राड। फिर आता है पेकेटिन। और ओके, जाइगोटिन में ये जो पेयरिंग थी इसको हम कहते थे साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस में हेल्प करता था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पेकिटिन स्टेज में ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, दिस change the genetic material, so the crossing over takes place in the पेकिटिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मियोसिस में, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से नई रिकॉम्बिनेशंस आते हैं, राइट। और रिकॉम्बिनेशन में वी टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द एंजाइम विच वाज रिकॉम्बिनेज। प्रोटीन में ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, जिसने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखा था, इट स्टार्ट्स टू डिसॉल्व। वो हर जगह से डिसॉल्व हो जाता है, बस जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई वहां पे उसकी डिसोल्यूशन नहीं होती है। तो आपको ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं chiasmata। एंड फाइनली डायकाइनेसिस में chiasmata पूरी तरह से टर्मिनलाइज हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, एंड न्यूक्लियोलस ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। और ये जो सेंट्रियोल है दिस स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल, और ऑपोजिट पोल पे मूव करके दे स्टार्ट मेकिंग द स्पिंडल apparatus, right? Then we talked about the metaphase, कि मेटाफेज में मेटाफेज 1 में और माइटोसिस के मेटाफेज में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं, बट यहाँ पे क्रोमोसोम्स के पेयर अलाइन करते हैं। और हर एक साइड से आने वाली ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दिस विल बी अटैच्ड टू वन ऑफ द काइनेटोकोर ऑन अ पेयर, एंड over here other pole से आने वाली microtubules will be attached to the kinetochore of the other pair। तो जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रस्सियों की तरह इन क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू करती हैं, एक्टिव में माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट्स टू शॉर्टन। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है पूरे के पूरे दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन नहीं होती है। सिर्फ क्रोमोसोम, अगर ये एक पेयर है तो क्रोमोसोम के एक पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल पे जाएगा, दूसरा दूसरे पे जाएगा। बट अभी भी डीएनए कंटेंट डुप्लीकेटेड है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एनाफेज 1 में किसकी सेपरेशन होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की, नॉट ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। टीलोफेज 1 में, टीलोफेज मैंने आपको बताया है जनरली प्रोफेज का ऑपोजिट होता है। तो वहां पे वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हुई थी, न्यूक्लियोलस डीजनरेट हुआ था, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हुई थी, वो सारे स्टेप्स रिवर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट, क्योंकि मियोसिस 1 के इमीडिएटली बाद मियोसिस 2 होनी है। तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम ये जो क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हैं इनको फिर से डीकंडेंस करके पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना दें। तो वो हल्के से डीकंडेंस होते हैं, वो अभी भी आपको बहुत ज्यादा कंडेंस स्टेज में देखने को मिलेंगे। टीलोफेज के बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है एंड वी गेट टू सेल्स with half the number of the
क्रोमोसोम। यहाँ पे इस पिक्चर में एक मिस्टेक है, यहाँ पे इन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स बना दी हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें न्यूक्लियस के अंदर आपको दो दो क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे इफ यू सी पेरेंट सेल में थे 4 क्रोमोसोम और डॉटर सेल्स में है दो दो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। तो मियोसिस 1 के बाद ही हमारे पास क्या आ जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स, राइट। बट मियोसिस 1 के बाद जो हमारे पास सेल्स आए उसका जो क्रोमोसोम्स है वो अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना है। सिस्टर क्रोमेटिड्स बनती हैं जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो अब हमें क्या करना है, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है ताकि डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाए। तो दिस इज व्हाई वी नीड टू परफॉर्म द मियोसिस 2, राइट। एंड अनदर थिंग, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा सा है, और इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द इंटरकाइनेसिस, राइट। सो दिस वाज अ क्विक रिकैप। नाउ लेट्स मूव टू द मियोसिस 2। Meiosis 2 में everything is same as the mitosis. There is just one difference. Okay. So starting with सबसे पहले प्रोफेज 2 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाएगी। क्रोमेटिन फाइबर्स वैसे काफी काफी हद कंडेंस ही है क्योंकि उनकी डीकंडेंसेशन पूरी हुई ही नहीं है, but फिर भी they will again starts to condense so that it can condense to the max, right? Nucleolus degenerate हो जाएगा and centrioles starts moving to the opposite poles, right? Now coming to the metaphase 2। अब जैसे माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स ने अलाइन करा था, यहां पर भी जस्ट लाइक माइटोसिस द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द मेटाफेज 2। मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्या फर्क था, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम के पेयर्स अलाइन करते हैं और मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं, नॉट द पेयर। और मेटाफेज 2 में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये दोनों साइड से आके एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अटैच्ड हैं, राइट। सो the microtubules from the spindle apparatus attach at the kinetochore of the sister chromatids। फिर ये जो microtubules है they starts to shorten, जैसे जैसे this starts to shorten they starts to pull the kinetochores attached to the sister chromatids along with that। अब काइनेटोकोर यहाँ पे सेंट में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के आसपास है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस मिडल पार्ट एज द सेंट्रोमियर। तो जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्टन होने स्टार्ट होंगे ये जो सेंट्रोमियर है ये बीच में से क्या हो जाएगा, स्प्लिट, और दोनों की दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट, right? So once we get the separated sister chromatids, they will start moving to the opposite poles। एनाफेज 1 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव करे थे ऑपोजिट पोल्स पे, पेयर्स थे वो सेपरेट हो गए थे। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और क्रोमेटिड स्प्लिट हुई जिससे कि sister chromatids start moving to the opposite poles, right? Telophase 2 में again दोनों की दोनों जो chromatids हैं they have reached the opposite poles। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बननी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारे क्रोमेटिन फाइव क्रोमेटिड्स ऐसे हैं they will decondense and will again turn into the chromatin fibers and spindle fibers का अब काम नहीं है so it will starts to degenerate। Then it will be followed by the cytokinesis। साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे ये जो सेल्स हैं साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा, एनिमल सेल है तो फरो फॉर्मेशन, प्लांट सेल है तो बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सो दैट इज हाउ वी गेट द 4 डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे यू हैव टू केयरफुली सी द 4 डिफरेंट सेल्स। ये जो चारों के चारों सेल्स हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल। व्हाई, बिकॉज नंबर 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर सेपरेट हुए। दूसरी चीज यहाँ पे यू विल हैव दो सिस्टर क्रोमेटिड जिनमें क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो मियोसिस 2 और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है,
Mitosis results in the genetically identical cells, and meiosis results in the genetically different cells, right? So we can say that out of when we talk about the difference, माइटोसिस में एक सेल से दो ही सेल्स बनेंगे डिवीजन से, बट वो दोनों सेल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल। बट यहाँ पे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई, सो हमारे पास चार हैप्लॉइड सेल्स आएंगे which will not be genetically identical, they will be genetically different, right? So meiosis का पर्पस क्या है? मियोसिस का पर्पस सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि जो गैमेट्स हैं उनमें हाफ ही कंटेंट होना चाहिए। तो मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है वो कंजर्व हो जाए। ह्यूमंस में 46 नंबर हमेशा कैसे कंजर्व होता है? जब गैमेट्स में सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स हैं, 23 एंड 23। एंड क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं नए कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेशन। इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जो वेरिएशंस हैं, दैट कम्स अप। और ये जो वेरिएशंस हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, दिस इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स फॉर द evolution. Over the time organisms are evolving, so organism का जो evolution है वो इसीलिए possible है क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही है, variations, right? So this is all we have about the meiosis 2 and its significance. अब आपके लिए टास्क क्या है? आपने मियोसिस और माइटोसिस को थोरोली अंडरस्टैंड करना है। नंबर वन, मियोसिस टू और माइटोसिस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करनी है। सो माइटोसिस टू एंड माइटोसिस को आपने करना है कंपेयर एंड द कंट्रास्ट। दैट मीन्स ऑन योर नोटबुक you should be writing the similarities as well as the differences, right? And then in general, you should be able to write the difference between the meiosis and the mitosis. Meiosis and mitosis का difference is pretty simple, but ये आपको थोड़ा सा understand करके लिखना है meiosis 2 और mitosis का difference. And then there is just one more question you have to answer. मियोसिस वन में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, पेयर्स सेपरेट। सो क्वेश्चन इज, if the if the chromosome homologous pair of chromosomes separate during meiosis 1, then what is the significance of the meiosis 2, right? So the third question that you have to answer is, write a note on the significance of meiosis 2 if chromosome number reduced to half in meiosis 1. Then what is the significance of the meiosis 2? So these are the three questions that you are supposed to answer. Make sure you answer these questions whenever we'll be going through the notebook. I'll check whether you have done these questions on your notebook or no. Okay. सो यहाँ पे ऑलरेडी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दे रखे हैं, बट मेक श्योर यू योरसेल्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग द डायग्राम्स। ओके, all right, then that's all for the entire lesson, and that's all for the today's class. Now make sure you completely understand it. Make notes in tomorrow's lesson. For tomorrow, I'll be assigning you some questions that you are supposed to answer. So make sure आज की date में you should complete your notes and develop the thorough understanding of the concept. All right, then that's all for today. Bye bye. Have a good day.